नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। दोषियों की वर्चुअली पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग अलग जेल में बैठे हुए थे। दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने को कहा गया है। 26 जुलाई 2008 यही वो दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद की रूह को हिलाकर रख दिया था। शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। आतंकवादियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल पर रख दिया था और भीड़-भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके किए गए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद पिछले हफ्ते 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था। इसके अलावा 28 भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। कुल 78 आरोपी थे। एक सरकारी गवाह बन गया। बाद में 77 आरोपियों पर केस चला। धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में उठा हिजाब विवाद दिनों दिन गर्माता जा रहा है। हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। बावजूद इसके इस विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल यह आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में सुनवाई चल रही है तब तक कोई भी छात्र स्कूल में धार्मिक लिबास में नहीं आएगा, यानी ना ही कोई हिजाब में आएगा और ना ही कोई भगवा गमछा पहनकर आएगा। बावजूद इसके कुछ छात्राएं अब भी स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आ रही हैं और यही वजह है कि इन छात्राओं को स्कूल में कक्षाओं में प्रवेश से रोका जा रहा है। कुछ छात्राएं हिजाब और बुर्का के साथ कक्षाओं में जाने की अनुमति दिए जाने की मांग पर अड़ी हैं। प्रबंधन की ओर से हिजाब पहने छात्राओं को कक्षा में प्रवेश करने से रोकने के बाद बेलगावी के एक पैरामेडिकल कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा भी सामने आया। विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज ने हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश केवल उन स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों तक सीमित है जहां ड्रेस कोड निर्धारित है। इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने गुरुवार को छात्रों को प्रवेश करने से पहले गेट पर अपने सिर से हिजाब हटाने को कहा है। इसके बाद छात्राओं ने सवाल उठाए और बहस शुरू कर दी। प्रबंधन ने कहा कि वो केवल हाईकोर्ट के आदेश को लागू कर रहे हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस बीच लोगों का एक समूह कॉलेज के बाहर जमा हो गया और लड़कियों को कक्षाओं में जाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद पुलिस और युवकों में कहासुनी सामने आई। डीसीपी रविंद्र गदादी ने कहा है कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छात्राओं के माता पिता के आने पर भी कर्मचारियों और छात्राओं के बीच बहस जारी रही। चर्चा लगभग 2 घंटे तक चली और गतिरोध समाप्त हो गया। कॉलेज का प्रबंधन करने वाले प्रकाश पाटिल ने कहा है कि छात्र और उनके माता पिता घर लौट गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वो संतुष्ट हैं। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर सिख धर्म गुरुओं की मेजबानी करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिख धर्म गुरुओं से प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में देश भर के प्रमुख सिखों की यह मेजबानी पंजाब चुनाव से पहले की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने आवास पर सिख नेताओं से मिले हैं। देश भर के सिख नेताओं की मेजबानी की। इस दौरान अपने सिर पर सिखों का पवित्र साफा भी पहना पीएम मोदी ने, जिस पर सिख मजहब का निशा छपा था। सिख धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वर्ण रंग की तलवार भी भेंट की। वहीं पीएम मोदी ने भी उन्हें प्रणाम किया। सियासत के जानकार इसे पंजाब चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। आज पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम को प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। पंजाब सिख बाहुल्य प्रदेश है, ऐसे में उनको अपने पाले में करने के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी
भाजपा सरकार की आलोचना की और कांग्रेस को सिखों का हितैषी बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद सिखों से मिले थे। पंजाब का चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो जाएगा। इसके लिए मतदान 20 फरवरी को होगा। यहाँ 117 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इस बार यहाँ मुख्य चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के बीच में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मैनपुरी के करहल विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में हम लोग आए थे। हम लोगों ने कहा था राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने जो कहा वो किया। क्या ये काम सपा, बसपा या कांग्रेस करती? सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया वो राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया। साल 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा और राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है जो दीपावली के साथ पूरी दुनिया को जोड़ता है, और मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। पूरी दुनिया मथुरा और भगवान कृष्ण के रंग के साथ अपने आप को जोड़ करके एक आत्मीयता का एहसास करती है। काशी में देव दीपावली का आयोजन होता है। पूरी दुनिया भगवान शिव के साथ सीधे सीधे जुड़ती है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, मैं आपको ये भी एहसास कराने के लिए आया हूं। 2017 में हम लोग आए थे। हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है ना। हमने जो कहा वो काम कर दिया है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब कोई संदेह रह गया है क्या? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कराती? क्या ये काम कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी कराती? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, न जाने कितनी पीढ़ी चली गई। उनके मन में एक ही टीस रहा करती थी, काश अपने प्रभु राम का मंदिर बनते हुए हम भी देख पाते। काश हमारे प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना भी प्रधानमंत्री जी का मार्ग नहीं रोक पाया, राम मंदिर के मार्ग को नहीं रोक पाया। जिसने पूरी दुनिया के मार्ग को रोका है वह कोरोना भी राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को नहीं रोक पाया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ कर दिया है और 2023 तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे। तो भाइयों बहनों, ये राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, राष्ट्र मंदिर। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से भी विकास एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। करहल में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमने स्थिति कर दी है कि कोई भी गुंडा एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता। जो लोग अभी रेंग रहे हैं उनका रेंगना भी चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव को हाल ही में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया गया है। इसे लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लालू प्रसाद यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो बीजेपी के सामने झुकता नहीं है उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। प्रियंका गांधी ने ऐसे समय में यह बयान दिया है जब बिहार में 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। आरजेडी ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है
और कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा गुरुवार को की है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने जिद करके 70 सीटें ले ली थी और महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इसके बाद आरजेडी समर्थकों ने कहा था कि कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटें लेकर नहीं हारती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे और महागठबंधन की बिहार में सरकार बहुती। आरजेडी का यही गुस्सा अब उपचुनाव में दिख रहा है, जिसकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भाजपा की राजनीति का ये अहम पहलू है कि जो भी उनके सामने झुकता नहीं है उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लालू प्रसाद यादव जी पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लगता है कि आरजेडी के गुस्से की आग पर प्रियंका गांधी ने लालू के प्रति हमदर्दी दिखाकर पानी डालने की कोशिश की है। ये प्रियंका गांधी भी जानती हैं और राहुल गांधी भी कि भाजपा से लड़ना है तो तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ होना होगा। शायद इसीलिए इस मौके पर प्रियंका गांधी का यह बयान सामने आया है और काफी अहम माना जा रहा है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।